आज के अपने इस वीडियो में ये जो अध्याय 9 जो आनुवांशिकता एवं जैव विकास चैप्टर है, इसका इंटरनल क्वेश्चन आंसर बोले तो जो प्रैक्टिस के लिए हमें क्वेश्चन मिलता है, जैसे ये सब हो गया, इसका क्वेश्चन आंसर देखने वाले इसका सॉल्यूशन को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि एक लक्षण ए और लैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण भी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा। यहाँ पर देखिए एक ही प्रजाति के अंदर, ठीक है, जो लक्षण ए है वो 10% जीव में है और वही लक्षण बी जो है वो 60% जीव में है। तो अब दोनों में से पहले कौन आया होगा, यही क्वेश्चन है। तो देखिए लक्षण बी और लैंगिक प्रजनन वाली समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, जो लक्षण ए प्रजनन वाली समष्टि से 50% अधिक है, इसलिए लक्षण बी पहले उत्पन्न हुआ होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ज्यादा संख्या में या ज्यादा जीव में फैला हुआ है वो लक्षण पहले आया होगा, तभी वो ज्यादा जीव में फैला हुआ है। ठीक, अब देखिए हमारा यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। यानी जो जिसका अस्तित्व में रहने का कम ही दिन का समय है, लेकिन जैसे उसमें विभिन्नता आता है तो उसका अस्तित्व अब काफ़ी ज़्यादा समय के लिए बढ़ जाता है, यानी वो काफ़ी ज़्यादा समय तक उसका अस्तित्व इस या उसका मौजूदगी इस दुनिया के अंदर बना रहेगा। ऐसा कैसे होता है, तो देखिए कैसे होता है। तो देखिए इसके पीछे मेन रीजन क्या है। विभिन्नताएं किसी स्पीसीज के लिए प्राकृतिक वर्ण चयन में सहायता करती है, मतलब कि प्रकृति में किसको रहना है, यानी प्रकृति किसको चुन लेता है और किसको छांट देता है। जो मर जाता है उसको छांट दिया, जो बच गया उसको चुन लेता है। तो अब यहाँ पे जैसे उसमें विभिन्नता आती है तो प्रकृति उसको चुनने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहता है और उसको वहाँ पर बचा लेता है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण के दबाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई कुछ विभिन्नताएं पर्यावरण की विपरीत परिस्थितियों में जूझने में सहायक सिद्ध होती है। यानी जानते हैं कि पर्यावरण समय समय पर अपना रूप परिवर्तित करते रहता है, कभी वर्षा खूब होता है तो किसी समय में मतलब धूप खूब रहता है, कभी ठंड खूब रहता है। तो इस हिसाब से बदलती हुई परिस्थिति में जो जीव है उसके अंदर जो अलग से कुछ नया स्ट्रक्चर या फिर जो कुछ नया चीज उसके अंदर उत्पन्न हुआ है ना, वो उस स्थिति को मतलब झेलने के लिए तैयार रहता है और इसलिए वो ज्यादा दिन तक जिंदा रहता है। यानी वो नहीं रहता बल्कि उसका प्रजाति ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाता है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, विभिन्नताएं अनुकूलन को भी बढ़ावा देती है। यानी जैसा भी सिचुएशन है उस सिचुएशन के अंदर वो कैसे बहुत ही सुरक्षित तरीके से रह सकता है, इसके लिए भी क्या करता है विभिन्नता, यानी उसके शरीर में जो नया बदलाव आया है, ठीक है, वो उसको काफी ज्यादा मदद करता है नया सिचुएशन के हिसाब से जिंदा रहने में। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए जो पिछला टॉपिक था वो हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक का कंप्लीट होने के बाद जो क्वेश्चन है वो दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। इसका मतलब ये है कि मेंडल ने जो प्रयोग किया था उसमें ये कैसे पता चला कि भाई कोई लक्षण है जो छिप सकता है, कोई लक्षण दिख सकता है। छिपने वाला हो गया अप्रभावी और दिखने वाला हो गया प्रभावी। हालांकि लक्षण दोनों रहेगा लेकिन कुछ दिखेगा कुछ छिपेगा, जो छिप जाएगा वो अप्रभावी, जो दिख रहा है वो प्रभावी होता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे का संकरण कराया तो उन्हें प्रथम संतति एफ में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। यानी कि जब पहला प्रयोग में उन्होंने लंबे पौधे और बौने पौधे का प्रयोग कराया, दोनों को एक साथ मिलाया, तो उसके साथ में जो नया पौधा बना तो वो कैसे थे, वो लंबे प्राप्त हुए थे। ठीक है, इसका अर्थ था कि 2 लक्षणों में से केवल एक पैतृक लक्षण ही दिखाई दिया, यानी कि अगर लक्षण 2 होंगे तो उसमें से कोई एक लक्षण ही पहला बार दिखाई देगा। फिर देखिए इसके बाद है, तो देखिए जब मेंडल ने मटर के लंबे और बौने पौधे का संकरण कराया तो उन्हें प्रथम संतति एफ में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए थे। इसका अर्थ था कि 2 लक्षणों में से केवल एक पैतृक लक्षण ही दिखाई दिया, उन दोनों का मिश्रित प्रमाण दिखाई नहीं दिया। मतलब ये कि जब 2 वैरायटी का जो मटर का पौधा था ना, उन दोनों के साथ में जब वहाँ पे उगाया गया तो उनसे जो नया बीज बना उसमें सिर्फ और सिर्फ उससे जो पौधा निकला वो सिर्फ लंबे पौधे ही निकले। तो इससे क्या हुआ, यानी कि दोनों गुण था ना, जैसे लंबे और बौने वाला, ये दोनों गुण एक साथ दिखाई नहीं दिया, एक गुण छिप गया और दूसरा गुण दिख गया। कौन सा गुण छिप गया, तो बौना वाला गुण छिप गया और लंबा वाला गुण दिख गया। अब देखिए इसके आगे क्या है। अब फिर देखिए उन्होंने पैतृक पौधों और एफ पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण से उगाया। इस दूसरी पीढ़ी एफ में सभी पौधे लंबे नहीं थे, इसमें 1/4 पौधे बौने थे। इस आधार पर मेंडल ने लंबे पौधे के लक्षण को प्रभावी और बौने पौधे के लक्षण को अप्रभावी कहा। मतलब ये कि दूसरा बार जो उन्होंने संकरण करवाया तो इसमें तो पिछले बार जो लंबे और बौने पौधे थे उसको लिया और इसके साथ ही जो नया पौधा उससे प्राप्त हुआ था जो सिर्फ लंबे प्राप्त हुए थे उन सबको एक साथ मिलाकर के जब उसके साथ संकरण करवाया ना तो इस बार दोनों लक्षण आए। इसमें क्या था कि 1/4 भाग, देखिए यहाँ पर है ना, किधर गया, इसमें 1/4 भाग क्या था, वो बौने थे, यानी बौना हो गया। और बाकी जो 1 भाग बच गया वो कैसा था,
वो था सिर्फ वहाँ पर लंबा, ठीक है। तो ये सब क्या है, तो इससे पता चलता है कि जो लक्षण दिख रहा है, ठीक है, वो होते हैं प्रभावी, जो लक्षण छिप रहा है वो कौन होते हैं, वो होते हैं अप्रभावी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। मतलब कि जितने भी पौधे में या फिर किसी में भी कुछ भी लक्षण होता है ना, जो पैतृक लक्षण में रहता है, वो कैसे अपने अलग अलग आने वाले पीढ़ी में उसके साथ शेयर होते रहता है, यानी कि इस पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गया, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी में वो लक्षण कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि मेंडल ने द्विसंकरण क्रॉस का अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने 2 पौधे जिनमें से एक के बीज पीले तथा गोल लेकिन दूसरे के हरे तथा झुर्रीदार थे, एक पीढ़ी में उन्हें केवल पीले तथा गोल बीज ही प्राप्त हुए। मतलब ये कि जो फर्स्ट बार उन्होंने संकरण करवाया था ना, तब इसमें क्या हुआ कि सिर्फ पीले और गोल बीज ही प्राप्त हुए थे। उन्होंने एफ पीढ़ी के पौधों का स्व परागण करवाया, यानी कि कुछ दिन के लिए और छोड़ दिया, तो अब उससे जो नया बीज प्राप्त हुए उसमें देखिए क्या हुआ कि 4 प्रकार के बीज प्राप्त किए। अब वो किस तरह से थे, तो देखिए वो कुछ इस तरह से थे, जिसमें पीले तथा गोल बीज उसका संख्या कितना था, 9 था। पीले तथा झुर्रीदार बीज 3 थे, हरे तथा गोल बीज 3 थे, और हरे तथा झुर्रीदार बीज ये कितना था, ये 1 था। तो देखिए क्या हुआ, अतः एफ लक्षण प्रारूप अनुपात कैसा मिला, 9:3:3:1 इस तरह का प्राप्त हुआ, ठीक। अब देखिए क्या होता है कि हमें इससे कैसे पता चलता है कि भाई गुण ट्रांसफर हो रहा है। तो देखिए गुण ट्रांसफर होने के विषय में क्या है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि बीजों के रंगों का अनुपात 3:1 तथा बीजों के आकृति का अनुपात 3:1 एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं होते, बल्कि स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, यानी कि मिलावट करके नहीं हुआ। जैसे देखिए इसमें क्या था, जैसा अगर बात करते हैं रंग का, तो रंग का अनुपात 3:1 रहा, यानी कि 3 अगर पीले रंग का तो 1 होगा, मतलब कैसा, हरा रंग का, इस तरह से होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 3:2 रंग में बन जाएगा और इधर हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, किस में, ये आकृति में। ऐसा नहीं होने वाला है। रंग का जो अनुपात है वो उसके हिसाब से ही रहेगा, और जो उसके आकृति का अनुपात है वो इसके हिसाब से ही रहेगा, दोनों अपने में इधर उधर नहीं होने वाला है, यानी कि ये आपस में स्वतंत्र रहते हैं। जो झुर्रीदार है, गोल है, ये सब उसके आकृति पर निर्भर करता है, तो वो ऐसा ही रहने वाला है, और उसी के हिसाब से उसी के अनुपात में वो वृद्धि करेगा। और जो रंग वाला है वो जिस अनुपात में है उसी अनुपात से नया पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, एक ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग ओ है से विवाह करता है, उनकी पुत्री का रुधिर वर्ग ओ है, क्या सूचना पर्याप्त है यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग ए अथवा ओ प्रभावी लक्षण है, अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दीजिए। मतलब ये कि जो पुरुष है ना उसका ब्लड ग्रुप ए है और जो स्त्री है उसका ब्लड ग्रुप ओ है। अब यहाँ पे दोनों शादी किए और उससे जो नया संतान प्राप्त हुए उसका ब्लड ग्रुप ओ है। तो अब बताता है कि पूछ रहा है कि इसमें से बताइए कि ब्लड ग्रुप ए या फिर ब्लड ग्रुप ओ दोनों में से कौन प्रभावी है, क्या इसको आप पता कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, हाँ, यह सूचना प्रभावी लक्षण को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है, यानी हम पता कर सकते हैं। रुधिर वर्ग ओ उसी स्थिति में होता है जब रक्त में प्रतिजन ए और प्रतिजन बी नहीं होता है। मतलब कि अगर पुरुष और महिला दोनों में एक में ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी रहेगा ना, तब इसके बाद ब्लड ग्रुप ओ नहीं आएगा। लेकिन अगर एक के पास ए ग्रुप है और दूसरे के पास बी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ब्लड ग्रुप ओ ही उसके अंदर में आएगा, ठीक है। तो यही चीज होता है, और इसी तरीके से हम पता कर सकते हैं कि भाई कौन सा प्रभावी गुण दिख रहा है। यहाँ पर प्रभावी गुण क्या है, ब्लड ग्रुप ओ, ये प्रभावी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, यानी कि बच्चा पुरुष होने वाला है या फिर स्त्री, ये कैसे निर्धारित होता है। तो चलिए देखते हैं। मानव में लिंग का निर्धारण विशेष लिंग गुणसूत्रों के आधार पर होता है। नर में XY गुणसूत्र होते हैं और मादा में XX गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। इससे स्पष्ट है कि मादा के पास Y गुणसूत्र होता ही नहीं है। जब नर मादा के संयोग से संतान उत्पन्न होती है तो मादा किसी भी अवस्था में नर शिशु को उत्पन्न करने में समर्थ हो ही नहीं सकती, क्योंकि नर शिशु में XY गुणसूत्र होने चाहिए। निषेचन क्रिया में यदि पुरुष का X लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग से मिलता है तो इससे XX जोड़ा बनेगा, अतः संतान लड़की के रूप में होगी। लेकिन जब पुरुष का Y लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग गुणसूत्र से मिलकर निषेचन करेगा तो XY बनेगा, इससे लड़के का जन्म होगा। किसी भी परिवार में लड़के या लड़की का जन्म पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, क्योंकि Y गुणसूत्र तो केवल उसी के पास होता है, यानी पुरुष के पास ही रहता है।
अब देखिए हमारा यहाँ पर पिछला टॉपिक का जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट होने के बाद ये नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले वैश्विक जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ जाती है। मतलब कि किसी प्रजाति का जो जीव है उसमें केवल एक लक्षण वाला जो जीव है ना उसका संख्या काफी ज्यादा हो गया है। तो ऐसा भाई कैसे होता है, कौन से सिचुएशन में होता है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए विशेष लक्षण वाले वैश्विक जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है जिसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। अब क्या सब कारण है, तो देखिए एक नंबर में यदि लक्षण जीवित रहने में सहायता करते हैं तो यह जनसंख्या में बढ़ेगा तथा प्रकृति इसका चयन कर लेगी। यानी कि पहला पॉइंट का मतलब ये है कि जितने स्पीड से लोग या फिर जो जीव है वो जन्म ले रहे हैं उतना स्पीड से मर नहीं रहे हैं, तो ऐसे में उसका संख्या ज्यादा हो जाएगा ना। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इन लापरवाह विभिन्न जनसंख्याओं के बीच संकरण से एक ही व्यष्टि के जीवों में जीनों का आदान प्रदान होगा, इससे विभिन्नताएं व लक्षण बढ़ेंगे। यानी कि कोई विशेष लक्षण है, ठीक है, अब उसी विशेष लक्षण वाले जीव के साथ हमेशा संकरण हो रहा है, तो ऐसे में उस जीव या फिर उस लक्षण वाले जीवों का जो संख्या है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट है, किसी जीन के विभिन्न विकल्प किसी जनसंख्या में अचानक परिवर्तित होते हैं। मतलब ये है कि कोई ऐसा गुण है या फिर कोई ऐसा विशेष लक्षण है जो अचानक जीव में परिवर्तन हो रहा है, तो ये भी काफी ज्यादा तेजी से उसका संख्या बढ़ जाएगा। ठीक, अब देखिए हमारा यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते, क्यों? मतलब ये कि कोई ऐसा मतलब प्रजाति का कोई जीव है जो एक क्या करता है कि काफी ज्यादा मेहनत करके कुछ नया लक्षण अपने अंदर उत्सर्जित यानी अपने अंदर उत्पन्न कर लेता है। अब ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर नहीं होगा। अब ऐसा क्यों, देखिए इस तरह से समझते हैं, जैसे कोई एक आदमी है, ठीक है, वो खूब जिम करके बॉडी सॉडी बना लिया, और लेकिन अब उसका जो संतान है जो नहीं कि वो उतना भी उसका बॉडी सॉडी होगा, क्योंकि वो उतना जिम नहीं करेगा तो नहीं होगा। लेकिन अगर ये उसके जीन के अंदर ही परिवर्तित हो जाए तो तब हो सकता है। तो चलिए देखते हैं भाई इसका मेन रीजन क्या है। देखिए जीव जो लक्षण अपने जीवन काल में ग्रहण करता है, उदाहरण के लिए अनुभव, यानी कि लंबा समय तक जिंदा रहते थे अनुभव भी लेता है। मांसपेशियां जो व्यायाम से बना लेता है। लंबे नाखून आदि अगली पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि केवल वही लक्षण वंशानुगत होते हैं जिनके लिए जीन जनन कोशिकाओं के युग्मकों में विद्यमान होते हैं, और कोई भी उपार्जित लक्षण स्थानांतरित नहीं हो सकता है। उपार्जित लक्षण जनन कोशिकाओं की जीन पर कोई प्रभाव नहीं डालते, इसलिए वे सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते। क्योंकि मतलब यह है कि जो उन्होंने बॉडी सॉडी बनाया, जो अनुभव लिया है, वो उसके अंदर जो मतलब जीन है ना, जीन के अंदर ये परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, और इसलिए वो अगला पीढ़ी में इस मतलब विशेष गुण को ट्रांसफर नहीं करेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है? मतलब यह कि बाघ का जो संख्या है वो बहुत तेजी से कम रहा है, तो भाई साहब ऐसा क्या आनुवंशिकता के वजह से हुआ है जिसकी वजह से इसका संख्या काफी कम हो रहा है? तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो देखिए पर्यावरण के अनुसार यदि कोई जीव अपने अंदर बदलाव उत्पन्न करता है तभी वह जीवित रह पाता है। बाघ पर्यावरण के अनुकूल परिवर्तन नहीं कर रहे हैं और बाघों की आनुवंशिकता विभिन्नता लगभग नहीं के बराबर है। यदि अत्यंत तेजी से बदलती पर्यावरणीय स्थिति का बदलना नहीं रुका तो ये सब समाप्त हो जाएंगे, यानी पूरे बाघ का अस्तित्व भी खत्म हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी बाघ में किसी भयानक रोग का संक्रमण हो जाए तो सभी बाघ उससे मर जाएंगे, क्योंकि संक्रमण उनके जीन की आवृत्ति को प्रभावित करेगा। बाघों की निरंतर घटती संख्या भी यही संकेत कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है कि पर्यावरण में आया परिवर्तन उनके लिए अनुकूल नहीं है और वे शायद शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। यानी काफी तेजी से अगर उसके अंदर बाघ के जीन के अंदर बदलाव नहीं होता है ना, तो हो सकता है कि बाघ का अस्तित्व इस दुनिया से खत्म हो जाए। अब देखिए पिछला टॉपिक का जो सारा क्वेश्चन आंसर था वो तो क्या कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें है वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक हैं। यानी नया स्पीसीज को जो नया स्पीसीज जो बनता है, ठीक है, उसके कारक पूछ रहे हैं। तो देखिए कारक जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक हैं, अब कौन कौन सा है? तो पहला है प्राकृतिक वरण, यानी कि जो प्राकृतिक यानी पर्यावरण जैसा सिचुएशन अभी बना रखा है, ठीक है, पर्यावरण जैसा है उसमें जो रहने के अनुकूल जीव है तो उसको वो वहाँ पे क्या करता है, वो वहाँ पर जिंदा रहता है, तो उसी को कहता है कि पर्यावरण मतलब प्राकृतिक वरण, यानी प्रकृति उसको चुन लेता है, और जो उस पर्यावरण में नहीं रह पाता है वो मर जाता है, यानी प्राकृतिक उसको छांट दिया। तो जो प्राकृतिक में चुना गया ये हो गया प्राकृतिक वरण, ठीक है। फिर इसके बाद है यहाँ पर आनुवांशिक विचलन। आनुवांशिक विचलन ये कि कोई जीव है उसके अंदर में आनुवांशिक परिवर्तन जो हुआ है उस परिवर्तन के आधार पर भी नया स्पीसीज का निर्माण होता है,
और इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन। ये भी है, जैसे कोई अगर जल में रहता है तो उसका शरीर जलीय जीव की तरह होता है, जो स्थल पे रहता है उसका स्थलीय जीव की तरह होता है, जो आकाश में उड़ता है उसको आकाशीय पक्षी या फिर आकाशीय जीव या आकाशीय प्राणी की तरह उसका शरीर का बनावट होता है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि नई स्पीसीज का निर्माण होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, क्या भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीसीज के पौधों के जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है, क्यों या क्यों नहीं। यानी जो भौगोलिक परिवर्तन होता है, जैसे कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे खाई है, कहीं पे मैदान है, ठीक है, तो इस तरह का जो भौगोलिक स्थिति है तो इस हिसाब से भी जो नया नया स्वपरागित मतलब हुआ कि खुद से जो मतलब निषेचन करता है, जैसे पेड़ पौधा हो गया, तो इस तरीके से कोई नया स्पीसीज बन सकता है क्या, ये पूछ रहा है। तो देखिए हाँ, भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीसीज के पौधों के जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है। यानी नई जाति का जो पौधा है वो बनने का कारण हो सकता है क्या, भौगोलिक संरचना, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद है भौतिक लक्षण भौगोलिक पृथक्करण द्वारा प्रभावित होते हैं। वही कहीं पे गर्मी खूब है या कहीं पे बारिश खूब होता है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे खाई है, ये सब हो गया ना भौतिक स्थिति, ठीक है। और इनमें विभिन्नता जाति उद्भव का एक अन्य कारण हो सकता है। यानी सबके अंदर कुछ अलग अलग बदलाव होते हैं ना, तो ये सब भी वजह हो सकता है जिसमें आता है भौगोलिक परिवर्तन, ठीक है। परंतु मुख्य कारण डीएनए प्रतिकृति के दौरान उनमें परिवर्तन आना होता है। यानी डीएनए में परिवर्तन होगा तभी होगा, ये नहीं कि कोई गर्मी में रह रहा है और गर्मी में उसका रहते रहते पूरा स्किन काला हो गया तो अब उसका पीडीए चेंज हो गया, वो नया स्पीसीज बन जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक डीएनए में परिवर्तन नहीं होगा तब तक वो नया स्पीसीज नहीं बन सकता है। फिर देखिए इसके वजह स्वपरागित स्पीसीज में नई पीढ़ियों में नए बदलाव या विभिन्नताएं उत्पन्न होने की उम्मीद बहुत कम होती है। यानी जो खुद से स्वपरागण मतलब ये हुआ कि जो खुद से निषेचन के लिए एक जगह से एक पौधे का पराग दूसरे जो पौधे है उस पर पड़ता है तो उसके बाद नया नया मतलब स्पीसीज बनता है, तो इसका भी कुछ लिमिटेशन होता है ना। ऐसा थोड़ी है कि कोई पौधा है जो दिल्ली में है और उसका बीज उड़ते उड़ते चल जाएगा पटना में, इतना तो संभव नहीं है, उसी के आसपास में उड़ कर रहेगा, तो ऐसे ही दिक्कत है। स्वपरागण में यही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इतना जल्दी उसमें नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़ा समय करके ऐसा हो सकता है, यानी नया तरीका का पौधा या नया स्पीसीज का पौधा बन सकता है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, क्या भौगोलिक पृथक्करण और लैंगिक जनन वाले जीवों के जाति उद्भव का प्रमुख कारक हो सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं। मतलब ये भौगोलिक पृथक्करण मतलब हुआ कि जो भौगोलिक रूप से अलग अलग रहते हैं, जैसे कहीं पे खाई है उसमें पानी है, ठीक है, तो भाई वहाँ पे पानी में रहने वाला जीव होगा, कहीं पे पहाड़ है तो पहाड़ पे रहने वाला जीव पहाड़ी जीव हो गया। तो ये मतलब कि भौगोलिक संरचना के हिसाब से अलग अलग रहते हैं ना, तो क्या इसके वजह से कोई ऐसा अलैंगिक जीव है, ठीक है, जो अपने एक नया स्पीसीज निर्माण कर सकता है, क्या इससे एक नया स्पीसीज बन सकता है। तो देखिए नहीं, अलैंगिक जनन वाले जीवों में पीढ़ियों तक विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। भौगोलिक पृथक्करण से अनेक पीढ़ियों तक उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अति न्यून विभिन्नताएं किसी नई स्पीसीज के जाति उद्भव के लिए पर्याप्त नहीं होगी। यानी कि अगर कोई भौगोलिक रूप से, ठीक है, अलग अलग रहता है तो ऐसे में जो उसमें खुद से जो मतलब अलैंगिक जनन है, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही जीव का योगदान होता है नया संतति का निर्माण करने के लिए, तो ऐसे में उनको बहुत लंबे समय तक उसके अंदर में या फिर उसके डीएनए में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होता है, और छोटे छोटे बदलाव से किसी भी नया जीव का उत्पन्न होना या फिर नया स्पीसीज का निर्माण होना ये संभव नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, ऐसा संभव नहीं है, यानी भौगोलिक पृथक्करण की वजह से कोई नया अलैंगिक जीव नहीं बन सकता है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमें अगला टॉपिक का जो पहला क्वेश्चन मिलता है वो क्या है, वो है उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिनका उपयोग हम 2 स्पीसीज के विकासीय संबंध निर्धारण के लिए करते हैं। मतलब कोई ऐसा जीव है जो एक ही स्पीसीज के है लेकिन वो आगे चल के विकास होने के बाद अलग अलग दिख रहे हैं, तो फिर हम ये कैसे पता करते हैं कि ये दोनों का दोनों एक ही स्पीसीज से विकसित हुए हैं।
तो इसके लिए जो भी पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं, जो भी पॉइंट वो खोजते हैं, उसको चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, यदि दो विभिन्न स्पीशीज की उत्पत्ति व संरचना समान होती है तथा उनके महत्वपूर्ण लक्षण आपस में मिलते जुलते हैं, हम तब कह सकते हैं कि वे एक दूसरे से संबंधित हैं, अन्यथा नहीं। अब इसमें देखिए हम कैसे समझेंगे कि भाई उसका जो महत्वपूर्ण अभिलक्षण है वो समान है। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में पहला पॉइंट है, कीट तथा पक्षियों में पंख होते हैं लेकिन उनकी संरचना तथा उत्पत्ति बहुत ही भिन्न होती है, इसलिए वे एक दूसरे के निकट संबंधी नहीं है। मतलब ये दोनों एक स्पीशीज के नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा अंतर है। फिर इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है, पक्षी तथा चमगादड़ दोनों में पंख होते हैं, उनकी आंतरिक संरचना तथा उत्पत्ति भी समान है, इसलिए वे निकट संबंधी हैं। यह विकासीय संबंध निर्धारण की ओर संकेत करता है। मतलब ये कि परिवर्तन होता है, विकास होता है, लेकिन विकास होने के बाद उसका जो मूल स्ट्रक्चर या मूल जो ढांचा है ना, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि देखिए तितली और पक्षी ये दोनों ही उड़ते हैं, एग्जाम्पल में दिया गया था ना, ये दोनों ही उड़ते हैं, लेकिन उसका जो बनावट है ना, जो मूल ढांचा, वो दोनों में बहुत ही अंतर है। लेकिन वही पक्षी और चमगादड़, पक्षी मतलब है तो दोनों पक्षी ही, लेकिन एक आकाश में बहुत तेजी से उड़ता है और बहुत ऊपर तक जाता है, लेकिन चमगादड़ उतना देर तक नहीं उड़ता है और दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। लेकिन इसके बाद भी जो उड़ने के लिए जो पंख है ना, इसमें इसकी बनावट या इसका जो आधारभूत संरचना है वो लगभग समान है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये दोनों ही एक स्पीशीज का ही जीव जंतु है। अब देखिए हमारा यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं? हालांकि देखिए तितली का पंख और चमगादड़ का पंख दोनों उड़ने का काम करता है, तो समजात अंग इसको कहेंगे कि नहीं, मतलब कि उसका काम भी समान होना चाहिए और इसके बाद उसका आधारभूत संरचना ये भी समान होना चाहिए। तो देखिए नहीं, तितली और चमगादड़ दोनों जीवों के पंख उड़ने का काम करते हैं, पर उन्हें समजात अंग नहीं कहेंगे, क्योंकि इनके पंखों की मूल संरचना और उत्पत्ति एक समान नहीं होती। चाहे इनके कार्य एक समान होते हैं, ये इनके समवर्ती अंग है, यानी कि उसके जैसा काम करने वाला अंग है, लेकिन उसके जैसा उसका आधारभूत संरचना नहीं है, तो इसलिए ये उसके समजात अंग नहीं हुए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? तो यहाँ पर है जीवाश्म। जीवाश्म मतलब ये हुआ कि जो जीव जंतरा ये सब जो मर जाते हैं ना, जब तो मरने के बाद इनके जो अवशेष से कुछ नया चीज बनते रहता है, कुछ चट्टान बन गया या फिर कोई जैविक ईंधन बनता है, ठीक है, तो ये सब क्या हो, ये सब उनके जीवाश्म होते हैं। तो इसको देखने के बाद, ठीक है, और अभी के जीव जो हैं इनको देखने के बाद ये हमें कैसे इन्फॉर्मेशन बताता है या उसे पता चलता है कि जैव प्रक्रम किस प्रकार से विकास किया है, यानी पहले के जीव कैसे थे और अब नया समय में नया जीव किस तरह के हो रहे हैं, तो इसमें भाई विकास क्या हुआ है, ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है। देखिए प्राचीन समय में पाए जाने वाले जीव जंतु के शरीर के छाप या परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। युगों पहले जिन मृत जीवों का अपघटन नहीं हो सका था वे मिट्टी में मिल गए थे, उनके शरीर की छाप गीली मिट्टी पर रह गई थी और वह मिट्टी बाद में चट्टान में बदल गई थी। जीवाश्म उन्हीं पौधों या जंतुओं के अवशेष हैं। ये जीवाश्म परतदार चट्टानों के निर्माण के समय बने थे। नदियों के द्वारा दूर दूर से लाई गई मिट्टी इन पर जमती चली गई। अब जब गहराई तक खोदते हैं तो जीवाश्म मिलने आरंभ हो जाते हैं। इनसे ज्ञात होता है कि विभिन्न स्पीशीज और वर्ग एक दूसरे से निकटतम या दूर के संबंधी हैं। अनेक जीव जो पहले थे अब उनका अस्तित्व नहीं रहा। वर्तमान समय में पाए जाने वाले सभी जीव पहले अस्तित्व में नहीं आए थे। इनसे और भी निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त होती है। अब क्या सब और पता होता है, तो देखिए आज पाए जाने वाले जीव जंतु से पुरातन काल में पाए जाने वाले जीव जंतु बहुत भिन्न थे। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ। टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म विकसित हुए। ये दोनों के मिलने से एंजियोस्पर्म जो नया स्पीसीज है, नया जीव है, उसका निर्माण हुआ। सरल जीवों से ही जटिल जीवों का विकास हुआ। मतलब कि जो
सरल जीव जो एक कोशिका से या फिर छोटे छोटे कोशिका से बड़ा जीव का निर्माण हुआ है। फिर इसके बाद है विभिन्न पौधों और जंतुओं के वर्गों के विकास क्रम का पता चलता है, यानी कैसे कैसे करके उन्होंने विकास किया है, नया नया स्पीसीज या नया नया जीव का निर्माण हुआ है, ये सब। फिर इसके बाद मानव विकास की पूर्ण प्रक्रिया का पता चलता है, यानी मानव आजकल के अस्तित्व में या आजकल जिस जैसे वो दिखते हैं, तो इस मतलब ये पुराने जमाने में कैसे दिखते थे और उसके बाद कैसे कैसे करके इनका विकास हुआ है जो इतना आगे तक आ पाए हैं, इससे भी पता चल पाता है, यानी जीवाश्म के द्वारा ही। अब देखिए हमारा पिछला टॉपिक तो हो गया खत्म, उसका क्वेश्चन आंसर। अब ये नेक्स्ट टॉपिक का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें है क्या कारण है कि आकृति, आकार, रंग, रूप में इतने भिन्न दिखाई पड़ने वाले मानव एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं। मतलब ये कि दुनिया में कितने सारे लोग हैं और सभी अलग अलग तरीके से दिखते हैं। मतलब कोई भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से नहीं, जिसको भौगोलिक रूप से अलग अलग रहना पड़ता है, जैसे कोई बहुत गर्म वाले जगह पे रहते हैं, कोई ठंडा वाले जगह पे रहता है, कोई नॉर्मल जो समतल मैदान है वहाँ पे रहता है, तो सभी का शरीर का बनावट अलग अलग है। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि सब के सब एक ही स्पीसीज से विकसित हुए हैं, ये पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए कोई भी जैविक आधार नहीं है जिसके आधार पर हम उन्हें विभिन्न स्पीसीज में अलग कर सके। उनका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए काफी हद तक समान है, छोटी छोटी भिन्नताओं के साथ, जैसे केवल आकार, रंग तथा देखने में भिन्नता के कारण नई स्पीसीज उत्पन्न नहीं होती और ना ही आनुवांशिक असमानता उत्पन्न होती है। ये हमने पिछले एक क्वेश्चन में भी देखा था कि नया स्पीसीज का निर्माण छोटे परिवर्तन से नहीं होता है, बल्कि बहुत ज़्यादा बड़े परिवर्तन होने चाहिए, इसके बाद ही नया स्पीसीज का निर्माण होता है। जैसे कुछ अलैंगिक जीव होते हैं, ठीक है, जो अलैंगिक जनन करते हैं, तो वो क्या होता है कि उनमें उसके स्पीसीज में जल्दी से बदलाव नहीं आते हैं, क्योंकि उसके अंदर आनुवांशिक गुण में बहुत ही धीमी बदलाव होती है और छोटे छोटे बदलाव से हम नया स्पीसीज उसको नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि छोटे छोटे बदलाव की वजह से ये नहीं कह सकते हैं कि नया स्पीसीज का ही जीव है। तो इसलिए क्या है कि सभी एक ही स्पीसीज के जीव माना जाता है। फिर इसके बाद देखिए सभी मानव एक ही स्पीसीज होमो सेपियन से संबंधित है, वे एक दूसरे के साथ संकरण कर सकते हैं। मतलब ये कि सब कौन स्पीसीज से बने हुए हैं, सब जितने भी दुनिया में अभी मानव विजिट कर रहे हैं या फिर अस्तित्व में हैं, वो सब के सब होमो सेपियंस ये स्पीसीज है और इसी स्पीसीज से विकसित हुए हैं, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विकास के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि जीवाणु, मकड़ी, मछली तथा चिंपैंजी में किसका शरीर अविकल्प उत्तम है? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए, यानी कि किसका शरीर अपने आप में सबसे बढ़िया है, ये पूछ रहा है हमें क्वेश्चन। खैर चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो देखिए जब पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ था तब जीवाणु सबसे पहले बनने वाले जीव थे। युगों बाद वे अभी भी अपना अस्तित्व कायम रखे हुए हैं। उन्होंने पर्यावरण में आने वाले सभी परिवर्तन को सफलतापूर्वक झेला है और उनके अनुसार अनुकूल किया है, इसलिए वे विस्तार के आधार पर पूर्ण रूप से सफल और समर्थ हैं। इसी प्रकार मकड़ी, मछली तथा चिंपैंजी ने भी अपने अपने जीवन को विपरीत परिस्थितियों में ढालने के लिए अनुकूल किया है, इसलिए सभी का शारीरिक विकल्प उत्तम है। किसी का भी शारीरिक विकल्प निकृष्ट मतलब कि हीन नहीं कहा जा सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि देखिए जितने भी जीव अभी हैं वो सब पहले नहीं थे, वो सबसे पहले जो जीव आए थे ना वो छोटे छोटे जीवाणु थे, और सबसे पहले जो ये जीवाणु आए थे वो अपना अस्तित्व तब से लेकर अभी तक बनाए हुए हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि जितनी बार परिस्थिति में परिवर्तन हुआ है, चाहे गर्मी बढ़ा है, ठंडी बढ़ा है, भूकंप आया है, बारिश हुआ, चाहे जैसा भी सिचुएशन आया, उसमें जीवाणु जो है अपने आप को जीवित रखने के लिए समर्थ हो जा रहे थे, यानी उस पर्यावरण में वो जीवित रह सकते थे और इसलिए वो अपना अस्तित्व को अभी तक बनाए रखे हैं। अब ऐसे में जितना भी जीव, नया जीव अभी विकसित हुए हैं, ये सब के सब, ठीक है, ये सब के सब अपने शरीर के लिए उत्तम है, अपने शरीर के लिए उत्तम है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब जैसा जैसा परिवर्तन पर्यावरण में आ रहा है या फिर परिस्थिति में आ रहा है, उस हिसाब से उसको जैसा भी उसको लगता है कि हाँ मुझे इस हिसाब में ढलना चाहिए, तो उसका शरीर उस हिसाब से ढलता है और उसका स्ट्रक्चर भी वैसा ही बन जाता है।
तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई किसी जीव का शरीर बहुत ही बढ़िया है, किसी जीव का शरीर बहुत ही खराब है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण में रहने के लिए जैसा उसको शरीर चाहिए उसने अपने आप को उस हिसाब से विकसित किया। अगर वो विकसित नहीं करेगा तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कभी नहीं कह सकते हैं कि किसका शरीर बढ़िया है और किसका शरीर खराब है, जिसको हम क्या कहते हैं, हीन। ठीक है, हम किसी के शरीर को हीन नहीं कर सकते हैं, उसके शरीर की बनावट को। वो पर्यावरण के हिसाब से अपने को रहने लायक बनाया है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि जिसमें जितने भी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है सभी आपको समझ में आए होंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटा होगा। अगर कोई छूट गया तो उसको आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी तब तक के लिए बाय बाय।